अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि जो समाजी इशूज़ हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात हो, और बाकी बहुत सारे ज़ाहिर टॉक शोज़ में और चैनल्स पे हर वक्त सियासत पर तो गुफ्तगू हो ही रही होती है, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अवामी मसाइल पर बात करूँ और उन मसाइल पर गुफ्तगू करूँ जिनका रोज़मर्रा की बुनियाद पर लोगों को सामना है। कराची शहर में पिछले कुछ अरसे से माह रमज़ान से पहले ही जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उनकी वारदातें इतनी बढ़ गई थीं कि लोग घरों के अंदर भी महफूज नहीं थे, घरों की दहलीज पर भी महफूज नहीं थे, और कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं था। ख़ासतौर माह रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा वारदातें बढ़ीं और डाकुओं ने कोई वक्त नहीं देखा, घड़ी देखकर नहीं काम किया। सुबह में भी वारदातें हो रही थीं और दोपहर में भी होती रहीं, रात में भी होती रहीं, और अब भी ऑलमोस्ट वही सिलसिला जारी है। और कितने शहरी जो हैं वो अपनी जानों से गए, एक मोबाइल की खातिर, 2-4 हज़ार रुपये की खातिर, 5-10 हज़ार रुपये की खातिर इन जालिम डाकुओं ने कितनी माँओं की गोदें उजाड़ दी, कितने सुहागनों को बेवा कर दिया, कितने बच्चों को यतीम कर दिया। और कराची शहर में लगता ऐसा है कि इस पर कोई काबू पाने वाला नहीं है। नाम की पुलिस मौजूद रह गई है और नाम के इदारे रह गए हैं, लेकिन अमली तौर पर इसकी रोकथाम, इफ़ेक्टिव रोकथाम जिसे कहते हैं, वो नहीं हो पा रही। यकीनन पुलिस के साथ मुकाबलों की ख़बरें भी आती रहती हैं और कई डाकू जो हैं वो उसमें काम में भी आ गए हैं, कई को ज़ख्मी करने की भी इतलात आती रहती हैं, लेकिन सूरत हाल है कि बेहतर होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक वाक़या जो कुछ रोज़ पहले हुआ और जिसमें एक नौजवान सैयद अली रहबर डाकुओं की गोलियों का निशाना बना और खालिक हकीकी से जा मिला। 3 मासूम बच्चों का बाप था, और क्या कसूर था उसका कि उसे इस उम्र में डकैती के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया और इस जहान फ़ानी से वो चला गया। सैयद अली रहबर के वालिद जनाब सैयद अख्तर हुसैन उर्फ सरोज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, और अगर आप भी स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक कोई बात करना चाहें या अपनी कोई तजवीज़ देना चाहें हुकूमत के लिए, हुकूमती अराकीन के लिए, तो हमें आप लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल का नंबर स्क्रीन पर आपके पास सामने नज़र आ रहा है, PTCL का नंबर है, आप उस पर कॉल कीजिए और अपनी जो भी बात करना चाहें तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको उसमें मौका मिल सके। सैयद अख्तर सरोज साहब हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में। एक गेस्ट हमें और भी ज्वाइन करेंगे अभी शॉर्टली, थोड़ी देर में। हम एक बहुत मुख्तसर सा शॉर्ट ब्रेक लेकर वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम आज के शो में बात कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक, और सैयद अख्तर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वालिद हैं सैयद अली रहबर के, जो कि डकैती का निशाना बने थे। जनाब अख्तर साहब, क्या तफसील रही, क्या मामला हुआ? बहुत सारा कुछ रिपोर्ट तो हो गया मीडिया में, लेकिन आप हमें थोड़ा सा बता दें, शेयर कर दें। देखिए, हकीकत में तो अभी तक कुछ नहीं पता। ना पुलिस ने हमें कुछ बताया कि असल वाक़या क्या है। दूसरे अल्फाज में अगर ये कहा जाए कि कोई भी इदारा भी ये जानने में नाकाम है कि वाक़या हुआ क्या, इसलिए कि जो फुटेज है वो वाक़े के बाद की जो नज़र आया हमको मीडिया पे, जो फुटेज नज़र आई उसमें ये देखा कि बेटा हमारा ज़मीन पे पड़ा हुआ है और एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। देखिए, डकैती होती है तो मोटरसाइकिल पे एक आदमी बैठा रहता है, दूसरा आदमी कार्रवाई करता है, और वो लोग कुछ उठाकर सामान और आराम से मोटरसाइकिल को स्टैंड पर से उठा के और उसको स्टार्ट करके चले जाते हैं। इसका मतलब है कुछ वक्त लगा है उसके अंदर, उस वाक़े में, और सुकून के साथ कार्रवाई कर ली गई। और पुलिस ये कहती है कि हमें कोई ऐसा यानी कोई भी फुटेज ऐसी नहीं मिली, उस इलाके में भी नहीं। SSP साहब ने कहा उस इलाके में कोई ऐसी बिल्डिंग भी नहीं जहाँ से उस पुल के ऊपर फुटेज बन सके। ये भी है। इंक्वायरी ऑफिसर से बात हुई हमारी, बाकायदा हम गए, बहुत इखलाक से मिले। SSP साहब भी बहुत इखलाक से मिले थे, लेकिन इखलाक से मिलने का मतलब ये नहीं है कि अब उन्होंने कोई हमको हल दे दिया। उन्होंने तो हमें बताया कि भाई इस वक्त तक, आज तक कोई ऐसा क्लू नहीं है कि ऐसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वाक़या क्या था, बेटा मेरा कभी भी मोबाइल छीनने के वाक़े पे कभी भी रेसिस्ट नहीं करता था, मोबाइल दे देता। उस रोज तो उसका मोबाइल इतना ख़राब था कि उसको वैसे भी फेंक देते, कुछ नहीं होता। अच्छा, थोड़ा सा हमें जो जहनी तौर पे यानी जो शक है वो ये है कि उस रोज़ वो बच्चों से वादा करके गया था कि हम कल इंशाल्लाह शॉपिंग कराएंगे आपको।
अच्छा। बहुत मुमकिन है वो कहीं से पैसे लेके आ रहा हो, ये भी इम्कान है उसके पीछे लग गए। और जिस सड़क पर वो, जिस पुल का, जिस लेन पे वो सन्नाटा आप देखें उस जगह, दूसरी वाली लेन पे ट्रैफिक चल रहा है, आखिर इधर सन्नाटा क्यों किया गया था, किस वजह से सन्नाटा था, ये भी नहीं मालूम हो सका। तो हम अभी तक अंधेरे में, हम सिर्फ, और दिल हमारा ये कहता है कि आखिर पता तो चले, आखिर मेरे बेटे से ऐसा क्या जुर्म हुआ था कि जब उन्होंने उसको गोली मार दी। दूसरी बात, एक अहम बात बता रहा हूँ जो मैं, मतलब क्या अहम, क्या सबको नजर आता है, जितने भी डकैती के वाकयात हैं आजकल जो हो रहे हैं, आप देखिए कि चाहे वो रेस्टोरेंट पे डकैती कर रहे हो या रोड पे या किसी गली में, ऐसा लगता है जैसे उनसे किसी ने कहा हो कि जाओ हम देख रहे हैं, कोई उनके पीछे कोई पुष्टपनाही कर रहा है। और एक बात तय है कि मुजरिम उस वक्त तक आज़ादी से नहीं करता जुर्म जब तक उसके पीछे कोई सपोर्ट ना हो। और मैं बार बार मुतालबा करता हूँ कि वो तलाश करो वो कौन लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं और अली का नंबर कौन सा नंबर सबसे बड़ा बेटा था ये, मैं तो कहूँगा है, 5 बेटे और 1 बेटी है, और ये बचपन से ही मेहनती बच्चा है। यानी इसकी उम्र ज़्यादा बमुश्किल 15 साल होगी। एक दिन आया, कहने पापा ये पोलियो वाले जा रहे हैं, तो अगर कहीं तो मैं भी चले जाऊँ पोलियो का काम, पोलियो कतरे पिलाने के लिए। हमने कहा बेटा बिस्मिल्लाह, कोई मसला ही नहीं, काम करना चाहते हो करो। एक दफ़ा मैंने उससे कहा कि भाई कि तुम ये बताओ कि तुम कुछ कमा सकते हो। उसने दूसरे दिन नौकरी की, पर उसकी तनख्वाह मुझसे ज़्यादा थी, मैं प्राइवेट स्कूल में था, उसकी तनख्वाह मुझसे ज़्यादा थी, बल्कि डबल से भी ज़्यादा थी। वो पेप्सी कोला का पूरे सिंध का सेल्स मैनेजर था, लेकिन वो सेटअप चला गया, यहाँ से कराची से चला गया, तो वो नौकरी उसकी ख़त्म हो गई। फिर एक बैंक में वो कॉल जिसे कहते हैं ना, कॉल बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग में था, वहाँ भी उसका ठीक ठाक, मतलब उसकी परफॉर्मेंस थी। लेकिन आजकल कॉन्ट्रैक्ट का ज़माना है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो ना हो, फिर कोरोना आ गया तो नौकरी उसकी ख़त्म हो गई। फिर उसने फूड पांडा भी ज्वाइन किया, बाइकिया भी चलाया, और अभी तो रमज़ान में उसने फ्रूट का स्टॉल लगा दिया था, फ्रूट लाकर एक आदमी को रखा था कि भाई फ्रूट, यानी वो मेहनत करने में कोई उसको हार नहीं थी। अपने बच्चों की फीस के लिए परेशान रहता था कि वक्त पे फीस दे दे, हालांकि उसके भाई भी सपोर्ट करते थे, मगर बहरहाल उसको अपना जिम्मेदारी का एहसास था, तो वो मेहनत में लगा था। अब ये जो वाक़या हुआ है ना, तो हमने सारे दोस्तों से बात कर ली उसके, हमें खुद भी यकीन था उसका किसी से दुश्मनी तो थी नहीं, उसका मुस्कुराता चेहरा, हर एक की दुश्मनी, हर एक की, जिसे कहना चाहिए लोगों की झगड़ा होता था तो वो उसको पेशअप करा देता था। भाइयों में कभी झगड़ा नहीं होने देता था, जरी सी बात हो जाता समझाता था, ये उसकी क्वालिटी थी। अब क्यों मार दिया गया मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझ पर क्या गुजर रही है। ये तो अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि जिन शहरियों के वो महाफिज है, बुनियादी तौर पे तो महाफिज है, हाकिम में वक्त कौन होता है, महाफिज तो होता है अपने शहरियों का, जिनके वो महाफिज हैं उनका दुख वो क्यों नहीं समझ पा रहे, क्या वजह है कि मतलब वो कोई ऐसा इकदाम नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से ये तमाम जराइम रुक सके। जी, अली के कितने बच्चे जो हैं, उनकी उम्रें वगैरह क्या हैं? और 10 साल का बेटा है जो 5वीं में पढ़ता है, बेटी है तकरीबन 5 साल की, और छोटा बेटा 2 साल का है। 3 बच्चे हैं उसके माशाल्लाह। बाकी बहरहाल अब अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, तौफीक दे, आमीन। हम उसकी तरबियत में अपनी तरफ से जो भी हमारे बस में करेंगे। मानने वाली बात है, औलाद तो हमारी है ना। वाक़े के बाद फिर क्या हुआ आपसे? हुक्मरानों ने, कोई अहदेदारान ने, सबसे पहले नमोदो नुमाइश के लिए तो बहुत लोग पहुंच जाते हैं, तस्वीरें बनाने के लिए बहुत लोग पहुंच जाते हैं, बेशक, कौन कौन आए? सबसे पहले जनाब कामरान टसूरी साहब, गवर्नर साहब तशरीफ लाए थे। उनके साथ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह थे, जो मुझे पर्सनली ज़ाती तौर पर जानते भी हैं, और मैं आर्ट्स काउंसिल का सीनियर मेंबर भी हूँ, और मैं वहाँ पर स्ट्रीट थिएटर में भी परफॉर्मेंस कर चुका हूँ और वहाँ का वाइस चेयरमैन भी रह चुका हूँ। तो वो आए और उन्होंने बहुत इखलाक से मिले, और हमसे उन्होंने जो ताज़ियत करनी थी वही, उसके बाद उन्होंने कहा मैं ज़ाती हैसियत से आपके बच्चे यानी पोता पोती से उनका खर्चा मैं तालीम का बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। मेरी ज़ौजा से उन्होंने कहा मैं आपका बेटा हूँ, मुझे अपना बेटा समझे, तो
ये उनका अखलाक, हम इसके गवर्नर साहब ये- शुक्र गवर्नर अच्छा, साहब मैं इसमें मजीद आपसे गुफ्तगू करता हूँ। एक कॉलर है हमारे साथ लाइव, हम उनसे जी। बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे? अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, अब्बास नूरुद्दीन। जी अब्बास साहब, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये सईद अख्तर चौधरी साहब से ताज़ा करना चाहता हूँ कि उनके जवान साल का जो बच्चा था वो हमारा भाई है ना, तो उन पे एक मैं दुरूद देना चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। या अल्लाह पाक हमारे दुखों को जो है ना, जो कराची के में जो बेगुनाह नौजवान मारे जा रहे हैं एक मोबाइल के खातिर, एक मोबाइल जो 30 से 40 हज़ार रुपये का होता है, उसके खातिर हमारे बच्चों की जानें ली जा रही हैं। तो हमारा कारोबार करना मुश्किल हो गया है। आपको कराची में लोग बेचारे लोग फूड पांडा चला रहे हैं, बाइकियाँ चला रहे हैं, उनके पास एक जरिया रोज़गार सिर्फ यही होता है। मतलब मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कराची में जो जराइम इतने बढ़ रहे हैं, आईजी डीआईजी साहब जो कहते हैं कि हम कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए बड़े इकदाम कर रहे हैं, उनके सिर्फ दावे और वादे ही जो है ना रह गए। कराची में वारदातों को ब्रेक नहीं लग सका। अब तक कराची में तकरीबन 100 से ज़ायद जो हमारे जो नौजवान जो है ना, सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की खातिर जो है ना अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ऐसा ही है, सही बात है। आप भी हौसला रखें, और ज़ाहिर है यहाँ पे हम इसी मौजू पे बात करने के लिए इसीलिए बैठे हैं। अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और आप बात की आपने। ज़ाहिर है कि ये दुख तकलीफ़ तो आपकी हिम्मत को सलाम है, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, ताकत दे। आप वालिद हैं और बुज़ुर्ग हैं, और आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं अपने बच्चे के हवाले से। ज़ाहिर है पूरे शहर के बच्चे हम सबके बच्चे हैं ना, आपके ही बच्चे हैं सारे, और रोज़ाना की बुनियाद पर ही ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई नौजवान, कोई बुज़ुर्ग, कोई ना कोई जो है वो मारा जा रहा है मोबाइल छीनने के दौरान, पैसे छीनने के दौरान। तो गवर्नर साहब आए, बहरहाल अच्छी बात है, वो एक्टिव हैं, पहुंचते हैं सब जगह, लेकिन ये कि वो क्या कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं पता नहीं है। बहरहाल उन्होंने अपने उन पे, आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपसे वादा किया। बिल्कुल। मैं एक बात और भी, मैं जो यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ तो उसका मतलब सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा तो चला गया ना। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि इस शहर से अब जनाजे उठना बंद हो जाए, लेकिन नहीं रुक रहा, नहीं रुक रहा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अदालत देखती है कि इस चीज़ का फ़ायदा किसको पहुँच रहा है, किसी भी जुर्म का फ़ायदा किसको पहुँचेगा। तो ये जो जुर्म कर रहे हैं ये दौलत के लिए, मोबाइल कहीं तो बेचते होंगे ना। और इस वक्त एक आदमी काम नहीं कर रहा, शहर में ऐसा लग रहा है कि एक पूरी टीम आई हुई है, और वो टीम यानी एक दिन में कम से कम 100 मोबाइल छीन लेते होंगे। कोई इसका, क्योंकि रिपोर्टिंग तो सबकी नहीं होती ना, क्योंकि बहुत से जिससे मोबाइल छीन लिया, मारा नहीं, तो उसकी रिपोर्टिंग कम, लेकिन जो मर जाता है उसकी रिपोर्टिंग थोड़ी हो जाती है सामने, वो हाईलाइट हो जाता है। तो इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि कोई बाकायदा कोई गैंग है जिसकी पुष्ट पनाही बाइख्तियार, मैं फिर कह रहा हूँ बाइख्तियार और बाइख्तियार अफराद कर रहे हैं। नहीं, इस पे भी हम बात करते हैं। हमें जो दूसरे गेस्ट हैं हमारे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब ने। और नदीम मिर्ज़ा साहब तज्ज़ियाकार भी हैं, और इस हवाले से ख़ासतौर पर स्ट्रीट क्राइम के हवाले से इनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है। हम नदीम साहब से बाद में आके बात करते हैं। एक हम लाइव कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? लाइन है, मौजूद है या ड्रॉप हो गई? अच्छा, वो लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा आप कॉलर आएंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे। जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, एक तो आप तशरीफ़ लाए हमारे शो में, और वही दुख है और वही नोहा है जो कराची का नोहा है, जो जिस पे हम सब बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करूँगा सबर साहब से कि जज़ाकल्लाह। दुनिया में 42 बड़ी खुशियाँ हैं और 42 बड़े गम हैं, और सबसे बड़ी खुशी भी औलाद की है और सबसे बड़ा गम भी औलाद का है। तो मतलब ताज़ियत के लिए अल्फाज नहीं है कि किस तरीके से ताज़ियत की जा सके। कैफ बनारसी साहब बड़ा नाम था इस मुल्क का, इस कौम का, और उन्हीं के ख़ानदान में से उनके पोते हैं। और वो एक शेर है कि इन हाकिमों का, क्या उन्होंने शेर एक सुनाया था, मैं देख रहा था कि कल्ब को भर दे। हाँ, कि अल्लाह से दुआ की उन्होंने कि इन हाकिमों के कल्ब को भर दे खुलूस से, या फिर हमारे कायदे आज़म को भेज दे। तो मैं इसमें थोड़ी सी तब्दीली करना चाहूँगा जी। इस शेर में,
कैफ बनारसी साहब की रूह से माजरत के साथ कि ये हाकिमों की जगह जालिम होना चाहिए बेशक। कि इन जालिमों के कल्ब को भर दे सुकून से या फिर हमारे कायदे आज़म को भेज दे। सूरत हाल मैंने आपको ईद शो में बताई थी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये। 7,000 से ज़ायद सेटअप्स काम कर रहे हैं पुलिस की निगरानी में, और पुलिस ही ये सब कुछ करा रही है। और पुलिस SHO से ज़्यादा जो है वो बड़ा मुंशी इसमें इन्वॉल्व होता है। बगैर मोकल के यानी छुट्टी के या इजाज़त के क्राइम नहीं हो सकता। इसका सबूत मेरे पास एक है, इसका सबूत आप खुद हैं कि जब पुलिस को गाड़ी छीनी हुई रिकवर करनी होती तो आपकी गाड़ी रिकवर कर ली। इसी तरीके से पुलिस को, मुझे याद है अच्छी तरीके से कि एक DSP साहब को मैंने कहा कि यार वो मोबाइल छीन लिया है, उसने कहा आप जाइए शाम तक मिल जाएगा, शाम तक मिल गया। यानी आप चाहते हैं तो हो जाता है और आप नहीं चाहते तो नहीं होता। अच्छा, और भी आप हाई प्रोफाइल केस जिसको कह देते हैं मीडिया पे जाने के बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि इसको विल नहीं है कराची में अमन, क्योंकि ये क्राइम नहीं है, ये बिजनेस है, ये उनकी मजबूरी है, उनकी कारोबारी मजबूरी है। अब 3 करोड़ आदमी में से अगर ये बता रहे हैं 100 आदमी मर गया, 100 तो नहीं मरा लेकिन चले लगभग समझ लीजिए आप 70-80 लड़के मार दिए, ऐसे हो गए। हाँ, फिगर 90 के करीब, 80-90 तो के करीब। इससे क्या फर्क पड़ता है? इसके खातिर वो अपना कारोबार तो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे ना यार। आप कह रहे हैं, मासूम सी बात कर रहे हैं कि कायदे-आज़म को भेज दें या कायदे-आज़म जैसा कोई भेज दें, मुश्किल है। आपको इस ऑर्गेनाइज क्राइम को ख़त्म करना पड़ेगा। आपको मैंने लास्ट टाइम भी तजवीज़ दी थी कि CTD काउंटर टेररिज्म फोर्स पूरी दुनिया में क्रिमिनल्स पर मुश्तमिल होती है, पुलिस पर नहीं होती। जो क्रिमिनल्स को मारते हैं सज़ा की माफ़ी की शर्त पर। मैं वापस आता हूँ, एक कॉलर हैं हम, जो कि लाइव शो चल रहा है, हमारे लोग भी बात करना चाह रहे हैं बीच में। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे सर? जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए और किस इलाके से बात कर रहे हैं? सर। मैं शुएब नबी मुजद्दिद कर रहा हूँ कराची से। मुझे कराची के नौजवानों के हवाले से जो इस वक्त टारगेट किलिंग हो रही है उसके हवाले से कुछ बात करनी थी सर। जी शुएब साहब, बात कीजिए मुख्तसरन। सर मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं। अब तो अपने ही हुक्मरानों से डर लगता है और डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ। मुझको सूली से न जिंदानों से डर लगता है। बात सर इतनी सी है कि सर आए दिन इस वक्त आप कराची को देखें, आप फलस्तीन की बात करते हैं, आप कश्मीर की बात करते हैं। इस वक्त कराची के अंदर नौजवानों को बाकायदा टारगेट क्लिक किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि इस वक्त जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जो फोर्सेज हैं, जो एजेंसीज हैं, जो हमारे CM साहब है जिनके हाथ में इस वक्त पूरे कराची की भाग दौड़ है, वो इस वक्त उनका पार्ट कहाँ है? अब इस वक्त ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे अंदर जो सबसे अहम चीज है वो ये है जनाब के करार वाकई सजाएं नहीं दी जा रही हैं। जब किसी मुजरिम को पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर वो वाला कानून लागू नहीं किया जाता जो कि उसका हकीकत में उसका यानी कि जिम्मेदार होता है, हकदार होता है। अब अगर वो कोई काम गलत कर रहा है, उसको पकड़ा जाता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईरान के अंदर जिस दुकान के अंदर बाहर उसने डकैती करी 3 लोगों ने, उनको उसी वक्त जो है वहीं पर एट द स्पॉट उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया। तो क्या हम 4 कबों की कुर्बानी नहीं दे सकते? क्या हम उनको करार वाकई सजाएं नहीं दे सकते? इस तरीके से आखिर कराची के अंदर सड़कों के ऊपर नौजवान लोगों का जो है टारगेट मतलब किलिंग भी की जा रही है। पहले उनके साथ स्नैचिंग की जाती है, उनके मोबाइल छीने जाते हैं, चीजें छीनी जाती हैं और उसके बाद उनको एट द स्पॉट जो है मारा जाता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जफर अब्बास साहब एक बाप से पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो बाप कह रहा है कि मैं मट्टी जो है अपने बच्चे की जो है वो मट्टी को जो है वो खून को जो है उसके ऊपर मट्टी डाल रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए कब तक होता रहेगा? बहुत तो शुक्रिया आपका शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। और नदीम मिर्जा साहब, आपसे ही ये सवाल करना चाहूँगा, जैसे इन्होंने कॉलर ने भी कहा कि कोई सज़ा जजा नहीं है। जो लोग पकड़े जाते हैं डकैत, इतना पुलिस बताती है हमने इतने डकैत पकड़ लिए, इतने वो फिर क्यों छूट जाते हैं? पहली पेशी पे जमानत हो जाती है। क्यों? इस वजह से कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि आप एक ग्रुप ने, अब ईद वाला शो देख लें लोग तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा हाँ, कि उनको पॉलिटिकल लोगों की सपोर्ट है, पुलिस की सपोर्ट है। और फिर मेरा एक सवाल है यार आपसे भी और पूरी दुनिया से, जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, उनसे, और अरबाब इख्तियार से सवाल करना तो बेकार है, लेकिन उनसे भी सवाल तो है कि इतना सब कुछ हुआ, कोई एक ऑपरेशन आपके इल्म में है कि जो शुरू हुआ हो डाकुओं के खिलाफ इस शहर में? कोई क्रैकडाउन शुरू हो, कोई साइट एंड शूट का ऑर्डर इशू हुआ हो कि डाकू को देखते ही गोली मार दी जाए? कोई रजाकार फोर्स बनाई गई हो? कोई ऐसी चीज हुई?
मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सरोज साहब के बेटे को तो वापस नहीं लेकर आ सकते, जो इतने सारे लोग, लेकिन आप ये सब कुछ तो कर सकते हैं, ये आपके इख्तियार में। मैं मुख्तलिफ हाउसेज में रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज में तो मुख्तलिफ हाउसेज में रहा हूँ। आप यकीन करें, मैं हल्फिया बयान करता हूँ कि वहां पर किसी को भी आवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कोई अवामी मसला वहां डिस्कस होते नहीं देखा, क्योंकि तकरीबन 15 से 20 साल में मुख्तलिफ 2000 से लेकर मैं मुख्तलिफ हाउसेज में रहा, मैंने वहां किसी को डिस्कस करते नहीं देखा। अरे यार वो मीडिया के ऊपर चल गया है, वो यार देख लेना उसको अगर हो सके तो। ये इस किस्म की गुफ्तगू होती है। मतलब इजाफी बात कोई आ गई सामने तो चलो, अगर कोई मीडिया हाइप बन गई तो ठीक है, वरना जो लुट गया लुट गया। अब मतलब एक छोटी सी बात है, ये तो वो है ना जो बंदूक दिखा कर लूट रहे हैं, एक वो जो वर्दी पहन कर लूट रहे हैं, उनका क्या करेंगे आप? जो हर गली के हर चौक पर आप देखें ट्रैफिक जैम है, और ट्रैफिक वाला किसी पुल के नीचे खड़ा हुआ, किसी मोड़ के कोने पर खड़ा हुआ, मोटरसाइकिल को रोक कर। मैंने पूछा एक दिन एक साहब से, गाड़ी रोकी, काफी मोटरसाइकिलें खड़ी थी, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो? कहेंगे हेलमेट तो मैंने कहा पूरे कराची ने नहीं पहना हुआ, तो सबका कहेंगे नहीं हमारा टारगेट है सुबह इतने चालान करने, शाम को इतने चालान करने। ये डीआईजी साहब ने हमें टारगेट दिया हुआ है और हमने लाजमी चालान करने हैं, और जिनसे चालान नहीं करते उनसे कोई खर्चा पानी ले लेते हैं। एक एसएचओ से पूछा कि यार आप ईमानदार आदमी मशहूर हैं और ये सब कुछ आप हो गए हैं, बदनसीबी से आप एसएचओ भी हो गए हैं, तो आप ये क्यों नहीं कंट्रोल करते? करेंगे क्या करें, ना हमें डीजल के पैसे मिलते हैं, कुंडे पर हम बिजली चलाते हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो मैंने कहा जो बजट आपका है पुलिस का इतना बड़ा आमनो अमान के लिए, और ये वो बोला ऊपर से नीचे नहीं आता, वो वहीं पे चला जाता है। अब अभी जो है गुलशन में हालत तो ये थी कि वो कागज भी साहिल से मंगवा रहे होते हैं। जी बिल्कुल, कि पेन भी लाएं, कागज पेन भी लाएं। कागज हर चीज। अच्छा आप अभी जो इनके बेटे के बाद अभी जो चांद ईद की रात को हुआ सेकंड डे, हाँ एक और बच्चे के साथ जो गुलशन चौरंगी के पास, अब उसकी सूरत हाल ये थी कि वो बेचारा ईदी के पैसे ईद के दिन नहीं दे सका, दूसरे रोज निकालने के लिए गया एटीएम से, किसी से मंगाए होंगे उसने। एक बच्चा था, उसको घर वाले सारे ईदी चिल्ला रहे थे, बहन भाई तो कहते हैं ना ज़ाहिर है। वो 25,000 रुपये लेकर नीचे जा रहा है, उसकी सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, वो लेकर निकल चुका है बैंक से पैसे, और उसको रोड के ऊपर उन्होंने पकड़ दिया। रात का 12:15 बजे का टाइम था। उसने थोड़ा सा हाथापाई, लेकिन ये मार इस वजह से रहे हैं कि जब भी मोबाइल छीना जाए, कैश छीना जाए, कोई और चीज छीनी जाए, तो उस वक्त आप रेजिस्टेंस ना करें, कोई मजामत ना करें। ये दहशतगर्दी है। देखिए हम तो डरे हुए हैं, हम कराची वाले तो डरे हुए हैं, डाकू डरे हुए हैं कि नहीं डरे हुए? असल जो ऑब्जेक्टिव है होना चाहिए हमारा कि डाकुओं को हम कैसे डरा सकते हैं। डाकुओं को हम 3 तरीके से डरा सकते हैं। एक रजाकार फोर्स 6,000 आदमियों की बनाई जाए, कराची को 500 इलाकों में बांट के, उनको मोटरसाइकिलें दी जाए, 12-12 घंटे की ड्यूटी दी जाए, उनको तनख्वाह दी जाए। आप ट्रैफिक पुलिस में तो 15,000 आदमी भर्ती कर सकते हैं, आप 33% के ऊपर 36,000 टीचर्स तो भर्ती कर सकते हैं। कराची के लिए 6,000 आदमी क्यों नहीं भर्ती करते? और हर इलाके के अंदर अगर हर वक्त जो है वो 3 मोटरसाइकिलें गश्त पर हों मुसल्ला, तो क्राइम पर सूरत हाल पर काबू पाया जाता। लेकिन इसके लिए फिर मैं दोबारा वही बात कहूँगा, विल नहीं है हमारी ख्वाहिश नहीं है ये सब कुछ करने की। आपको दुआ ये करनी चाहिए कि हुक्मरानों के दिल में अमन व अमान कायम करने की ख्वाहिश पैदा हो जाए, तो मसले हल हो सकते हैं। ख्वाहिश नहीं है, करना नहीं चाहते, और कर देंगे तो फिर ये थानों का खर्चा जो है, जो ये गुटके वाले और जुए वाले और चरस वाले और अफीम वाले और कोक वाले और ये जो क्रिमिनल्स हैं, चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, नाजायज़ मुनाफाखोर हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, स्मगलर्स हैं, ये सब चला रहे हैं ना थानों का खर्चा। सिंध गवर्नमेंट तो नहीं चला रही, तो वो कैसे पूरा होगा? सिक्योरिटी के नाम पे आपने बिल्कुल सीखा। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मोबाइल ही नहीं चलती थानों में, वो जो भी किसी को काम होता है बोलते हैं भाई डालो इसमें डीजल डालो, पेट्रोल डालो, तो या तो बगैर डीजल की होती है या उसकी स्पीड 30 होती है। जो अच्छी वाली नई मोबाइल है ना, वो अफसरान के पास और मिनिस्टर्स के पास सिक्योरिटी में चल रही है। थाने के नसीब में पुराना डाला होता है, मोबाइल भी नहीं कह सकते, उसे डाला होता है, जिसका ये होता है कि वो आए दिन पंचर होता है। अब 15 पर इत्तला दीजिए, आप देखें जो गाड़ी आएगी उस गाड़ी की हालत को देखकर रोना आएगा कि ये गाड़ी पुलिस है, ये जो डाकुओं को पकड़ने के लिए आई हुई है। और नई गाड़ियां अफसरों की ऐशू में, नई अफसरान की ड्यूटी में, प्रोटोकॉल ड्यूटी में, उनके बच्चे चला रहे होते हैं।
या उनके बच्चों की शॉपिंग में, बेगमात की और शॉपिंग में, बच्चों को लाने ले जाने में, मिनिस्टर्स के साथ, मिनिस्टर के साथ भी। हाई एफ्स के साथ, मतलब जिनको सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। एक कॉलर से हम बात कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है वहाँ सर? मैं अपना बात कर रही हूँ गुलशन ब्लॉक 4 से, कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगी? असल में ये जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं ना, इसमें इन्होंने सजेशन भी मांगी है। जी। तो मैं बेसिकली एक स्कूल टीचर हूँ, तो मैंने ये देखा है जो हमारे पास लोग बाहर से आके रह रहे हैं उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बंगलों में लोगों ने एक मासी की जगह 8-8, 10-10 लोग रख लिए किराया लेके, और ये मेरी आंखों से गवाह। उन लोगों को चेक किया जाए, क्योंकि अक्सर जो लोग मार रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, ये पकड़े भी वही लोग जा रहे हैं जो आके यहाँ पे कमाई भी कर रहे हैं। तो ये इनसे कहें कि कम से कम वो मोबाइल भी वहाँ खड़ी होती हैं, चल रही होती हैं, थाने भी वहीं होते हैं, ये उन लोगों के घरों को क्यों नहीं चेक करते जिन्होंने एक एक कमरा दे दिया जिसमें 10-10, 15-15 लोग रह रहे हैं। ऐसी जगहों को चेक करें ताकि पता चले कि ये क्राइम्स करने वाले हैं या बाकी मजदूर हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और जनाब अख्तर साहब, और गवर्नर साहब के अलावा और कौन ऑफिशियल्स में से आए? मेरे पास MPA जनाब उस्मानी इंजीनियर साहब तशरीफ़ लाए थे हमारे इलाके के। उसके अलावा जमात इस्लामी के भी ज़िम्मेदार आए थे, नाम उनका मुझे याद नहीं इस वक्त। फिर यूनिट इंचार्ज और सेक्टर इंचार्ज भी आए। उसके अलावा आपके मीडिया के तो बहुत से लोग आए मुलाकात। सबसे अहम के ब्रिगेडियर जनाब उमर फारूक साहब आए थे एंटी नारकोटिक्स के अपने टीम के साथ, और उन्होंने बहुत इखलाक से और बहुत ही उन्होंने हमें हौसला दिया। हम इसके शुक्रगुजार हैं। ताज़ियत करने आए थे और उन्होंने हमसे सब बहुत ही हौसला दिया। और फिर इसके अलावा रेंजर्स के कर्नल जिया साहब अपने साथ अपनी टीम के साथ आए थे, DSR भी उनके साथ थे, और उन्होंने भी हौसला दिया। और वो इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने ये हौसला दिया कि वो इसके केस को फॉलो करेंगे और उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और भी लोग आए, यानी ज़फ़र अब्बास आए। देखिए, ज़फ़र अब्बास ने फौरी तौर पे हमारे लिए जो थोड़ी इमदाद की, शेखानी साहब उनके एक सपोर्टर हैं, उनके हवाले से मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और भी हमारे पास अभी यानी कि मुख्तलिफ चैनल्स के लोग तो आ रहे हैं मुसलसल, और लेकिन नतीजा अभी तक मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये है कि अब ये सिलसिला रुके। रोज़ाना जो हो रहा है उसकी वजह ये है कि मैं फिर कहूँगा, जब तक अरबाब इख्तियार के बच्चे नहीं मरेंगे ना, उनको एहसास ही नहीं होगा। हम तो कहते हैं अल्लाह ना करे ज़ाहिर किसी का भी बच्चा, लेकिन वो एहसास उन्हें तभी होगा जब उनके अपने घर में लगे। दूसरी बात ये है कि अब कराची शहर में आम आवाम को हौसला रखने की इजाज़त होनी चाहिए, इसलिए कि आप जब तक रिटेलिएट ना होगा कुछ नहीं होगा। तो जब तक डाकू को इस बात का एहसास नहीं होगा कि उसको एक सेकंड में सामने, रेस्टोरेंट पे बैठे हुए लोग बाहर 4 आदमी आते हैं आराम से, बाकायदा देखें आराम से वो यहाँ रखी हुई उसकी सामने नज़र आ रही है पिस्टल, रास्ते में से कई जगह से गुजरा होगा वो, यहीं से पिस्टल डाक, और लेकिन अगर वहीं से उसको जवाब नहीं, क्योंकि उसके बाद अभी सुना है कि वो एक डाकू को किसी ने गोली मार दी है तो उसी के खिलाफ FIR कट गई, तुमने डाकू को मर गया तो या बेहोश पड़ा है तो। हाँ नदीम मिर्जा साहब, इस पे क्या कहेंगे? कैसे लोग नहीं, यहाँ एक बात और मैं आवाम से एक बात कहूँ, जान से किसी डाकू को ना मारें, बल्कि उसके हाथ पर तोड़ के उसको इतना अपाहिज कर दें कि सारी दुनिया के लिए इबरत बन जाए। जान से मारने का जाए, उनको जिंदा छोड़ें और इस हालत में छोड़ें कि उसकी ज़िंदगी जो है ना उसके लिए अज़ाब बन जाए। हाँ, मैं वापस आके आपसे जवाब लेता हूँ, एक ब्रेक का टाइम हो गया, वापस आते हैं। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं, फिर मिर्जा साहब से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और मिर्ज़ा साहब, जैसे बात की अख्तर साहब ने कि अभी जिस शख्स ने डाकुओं को मारा, उसके बाद में फिर जब वीडियो सामने आई तो उसी को ही गिरफ्तार कर लिया और उसको बंद कर दिया। डाकुओं को बंद नहीं कर रहे, इसमें पुलिस का महकमा क्या किरदार अदा कर रहा है और बाकी रेंजर्स क्या कर रही है कराची में? कराची में रेंजर्स भी तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे मौजूद है ना, इतना हैवी बजट लेती है, सहूलियात लेती है, इससे आगे तो हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, आपको पता है हमारे भी पर जलते हैं। लेकिन ये कि क्या मतलब काम नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि उसको इस वजह से गिरफ्तार किया गया, जो चचा ने मारा, कि उसको पता चला कि उसके भतीजे को किसी ने डाकू ने गोली मार दी, तो उसने आकर फायर करके उसको मार दिया। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि साइट एंड शूट का ऑर्डर होना चाहिए, देखते ही गोली मार देनी चाहिए। अब उसको गिरफ्तार कर कर उस पर FIR काटने का मतलब डाकुओं की हौसला अफजाई करना है। मैंने पहले बात ये की कि आप अवाम दहशतज़दा है, डाकू दहशतज़दा नहीं है।
अब रह गई बात रेंजर्स, तो इस पे रेंजर्स ऊपर भी कोई नोटिस लेने वाला नहीं है, ऊपर हुकाम ने भी किसी ने नोटिस नहीं लिया, उस एसएचओ से कोई बात पुरस नहीं की कि भाई तुमने ये क्या किया, या वही नहीं, बड़े मुंशी का काम है कि जिसने तहफ़्फ़ुज़ देना था हाँ, तो उसने तहफ़्फ़ुज़ देना था, फिर वो उसके पास सेटअप कैसे चलेंगे, उसके पास जो अगर वो 10 11 12 सेटअप चला रहा होगा मुंशी, तो वो सेटअप कैसे चलेंगे अगर उसको बोला भाई तुम तो तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं देते हो। आप देखें जहाँ डकैती हो रही होती है वहाँ मोबाइल होती है करीब में। मैंने आपको बताया उनकी 3 जिम्मेदारियां हैं, एक ये कि केस कमजोर बनाओ, एक ये कि आवाम से बचा कर ले जाओ, और एक ये कि आप फौरी तौर पर अगर कोई कार्रवाई हो तो आवाम को, निहत्ते आवाम पर मुसल्ला डाकुओं को छोड़ दिया गया है। अब रह गई रेंजर्स की बात, तो रेंजर्स जो है वो डायरेक्टिव पर काम करती है, बजट हैवी है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है, रेंजर्स को भी छोड़ दीजिए, पुलिस को भी छोड़ दीजिए, सेफ सिटी कहाँ गया? सेफ सिटी कहाँ सेफ गया? सिटी मंसूबा कहाँ गया? आपने ठेका दे दिया कि ये बताते हैं कि वहाँ कैमरे नहीं है, वहाँ कैमरे नहीं है, जहाँ वारदात होती है बोलते हैं यहाँ तो कैमरे थे नहीं। यहाँ मेरे भी थोड़े से पर जलते हैं कि वो ठेका आपने किसको दिया, वो 25 अरब रुपए का ठेका आपने किसको दिया, और जिसको दिया उसने अभी तक सेफ सिटी क्यों नहीं बनाया? ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि जी इन्होंने बताया कि जहाँ इनके बेटे का हुआ वहां पर कैमरा नहीं था। आप लाहौर में चले जाएं, गाड़ी के अंदर आप एक कपल बैठा हुआ होगा तो वो भी शनाख्त हो जाता है। सेफ सिटी का जो सिलसिला है वो इतना जबरदस्त सिस्टम है। कराची में सेफ सिटी डेलिबरेटली नहीं बनाया जा रहा क्योंकि कराची में बहुत सारे नादीदा लोगों की एक्टिविटीज हैं जो शो नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ डाकुओं की एक्टिविटीज नहीं है, और लोगों की भी एक्टिविटीज है। तो सेफ सिटी आपने क्यों नहीं बनाया इस शहर को? हालांकि इदारों को तो चाहिए कि वो लगाएं ताकि सब लोग एक्सपोज हों, शहर अमन का गहवारा बने, यहाँ पे कारोबार चले। फिर वही बात है, विल नहीं है, ख्वाहिश नहीं है। अगर ये ख्वाहिश हो तो सेफ सिटी, मेरे एक साहब है, दोस्त हैं, वो यही काम करते हैं, इसी किस्म के कैमरास वगैरह इंस्टॉल करते हैं। मैं इस पे वापस आना चाहता हूँ, एक कॉलर हमारे साथ है, हम उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी कौन सा, मैं कहाँ से बोल रहे हैं? जनाब, मैं जावेद अहमद बात कर रहा हूँ बफर जोन से। हुजूर, जनाब। आप लोगों की सारी बात सुनी, जाहिर है इस वक्त तो बिल्कुल हम जिस उम्र में हम कराची को ऐसा नहीं देख रहे थे, बिल्कुल लावारिस, और इस तरह से हमारे नौजवान बच्चे मर रहे हैं, इस मारा जा रहा है जिसका कोई वाली वारिस नहीं। और ये बड़े मज़े की बात है कि जब उसकी कोई सुनवाई की जाए तो कह देंगे नहीं आप तो फ़ोन लेकर निकले, पैसे निकले। मैं सिर्फ यहाँ पे 1-2 पॉइंट रेस करना चाह रहा हूँ कि जब तक मौकामी बच्चे यहाँ पे पुलिस थाने के नहीं होंगे, इसी तरह लोग मरते रहेंगे। बेसिकली ये है, जब तक हम अपने लोगों को यहाँ पे बाइंड नहीं करेंगे, लड़कों को यंग पढ़े लिखे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के, और वो यहाँ पे थानों में नहीं होंगे, तो उस वक्त तक ये जराइम नहीं रुक सकते। बहुत शुक्रिया आपका जनाब नदीम मिर्जा साहब। देखें, पूरी दुनिया में, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरी दुनिया में जो तारिकीन वतन या तारिकीन शहर जो होते हैं उनके लिए एक लॉ है कि उनको जब शहर में किसी में, वरना तो आप ये जो कॉस्मोपोलिटन मेट्रोपोलिटन सिटी जो है ना, हौश पौश हो जाएगा, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, जैसे कि कराची में हुआ हो। आप जब तक उनको वर्क परमिट का इजरा नहीं करेंगे और बगैर रोजगार के कराची में एंट्री पर पाबंदी नहीं लगाएंगे कि आपको रोजगार यहाँ कोई दे रहा है, अख्तर शाहीन रिंद साहब नौकरी दे रहे हैं, तो उनको आना चाहिए। वर्क परमिट का इजरा बहुत जरूरी नहीं है। तो एक ही शहर में रहने वाले सब शहरी बराबर हैं, कोई कहीं भी जा सकता है, ये उनका बेसिक राइट है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट है। देखिए, कोई भी शहरी, पूरे पाकिस्तान का शहरी कहीं भी कारोबार कर सकता है, लॉ ने उसको इजाज़त दी है, कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, इजाज़त दी है। बाकी जो आप जो पॉइंट कर रहे हैं, देखें वही वाली बात, फिर तो उन लोगों की बातों में ज़्यादा उस तरफ झुकाव आ जाएगा ना, जो कहते हैं कि जी कराची भी आपको वीज़ा लेके आना पड़ेगा। वीजे की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कराची से हर शहर के आदमी को आप भर्ती करें, अपनी फैक्ट्री में भर्ती करें, अपनी दुकान पर एम्प्लॉयमेंट के लिए हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप उसका, आप एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कहें, एम्प्लॉयमेंट को, फिर आपके पास वो रेंट का एक्ट है जिसके तहत आप कोई भी आदमी किसी भी किराए की उस पे जगह अमल पर होना है चाहिए। या मुलाजिम हो तो उसको आपने थाने में एंट्री करानी है। वो जो एक खातून ने, सादिया ने बात की थी कि एक एक कमरे के अंदर 8-8 आदमी रह रहे हैं जिनका कोई रोजगार नहीं है, तो क्या करेंगे? और फिर एक और बात, ये मोबाइल मार्केट्स जो हैं जहां पर मोबाइल बिक रहे हैं, वहां पर कोई क्रैकडाउन की आपने कोई खबर सुनी कभी? नहीं, कोई नहीं सुना। जब चोरी का माल बिकेगा नहीं तो चोरी नहीं होगा। राइट। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं जनाब शकील बेग साहब, जो कि चेयरमैन है कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम शकील बेग साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बस आपसे बस लास्ट मिनट्स में राब्ता हो रहा है, टाइम शॉर्ट है। शकील बेग साहब, ये स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों पे क्या कहना चाहेंगे और ये क्यों नहीं रोकथाम हो रही है इसकी?
जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ कि हमेशा की तरह मेट्रो मेट्रोस ने ये वाला इशू इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है। कोई वो लूट मार करने वाला ये नहीं देख रहा होता कि एक मोबाइल एक पैसों के चक्कर में आप एक कीमती जान ले लेते हैं, लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन एक चीज है, चूंकि मैं जब अभी ये सुन ही रहा था तो आखिरी में जो आपके गेस्ट बात कर रहे थे मैं उसको सेकंड करूंगा कि जब चोरी के मोबाइल बिकेंगे, चोरी की चीजें बिकेंगी तो डेफिनेटली ये किसी सूरत भी ये क्राइम खत्म नहीं हो सकता। फिर मोबाइल लूटने के चक्कर में आप देखें बाद दफा पैसे भी नहीं, सिर्फ मोबाइल छीनते चले जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जनाब अगर किसी का पीटीए में रजिस्टर्ड है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है किसी को भी। जब तक आप इस चीज को खत्म नहीं करेंगे कि चीज बिकनी नहीं चाहिए, जब वो बिकेगी नहीं तो उसकी कीमत ही खत्म हो जाएगी। जब तो इस वक्त जितनी भी चोरी डकैती जितनी वीडियोस आ रही हैं आप देखें ज्यादातर या तो बाइक्स छीनते हैं या फिर उसके बाद ये करते हैं। हर तरह का क्राइम इतना अरूज पे, और खासकर रमजान मुबारक के जो आखिरी अशरा था और जो ईद का दिन है वो तो ऐसे गुजरा है कि लोगों की सांसें बंद थी कि यार हम जाएं ना जाएं, फैमिलीज के साथ कहीं जाएं, किस तरह जाएं। ना तो उनको शर्म और हया आती है, ना वो खवातीन का लिहाज करते हैं। ये न जाने पता नहीं किस तरह का माशरा बनता जा रहा है। ये बनाना क्या मुंह से मेरे गलत बात निकलेगी, लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा कि जब तक ये चीज खत्म ना कर दे कि किसी दुकान पे ये ऑपरेशन करें, मैं कहता हूँ फौरी तौर पे जितनी बड़ी बड़ी मार्केट्स है उसके ऊपर पुलिस को ग्रैंड ऑपरेशन करना चाहिए। जहां पर भी एक भी अगर चोरी का मोबाइल मिलता है उसके खिलाफ एफआईआर कटनी चाहिए। ये करें, यकीन करें खुदा की कसम, ये बिल्कुल चोरी डकैती है 90% खत्म हो जाएगी मोबाइल छीनने वाली। इसी तरीके से गाड़ियां कहाँ बाइकें जा जाती है सबको पता होता है, बल्कि आपके साथ खुद हो चुका है, आपको पता है कि किस तरीके से इस वक्त जो जिसकी चीज जाती है वो कितना परेशानी से गुजरता है। और उससे बढ़कर आप एक कीमती जान जाया कर देते हैं सिर्फ चंद सौ पैसों के लिए, चंद सौ, जबकि वो चीज उतने की बिकती भी नहीं है जितने की आप जिसकी खरीदते हैं वो लाखों रुपए की होती है, वो हजारों में जाती है, सैकड़ों में जाती है, लेकिन आप उसकी जिंदगी से खेल जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त आईजी सिंध को चाहिए कि ग्रैंड ऑपरेशन अनाउंस करे कच्चे के डाकुओं की अपनी जगह, मोबाइल मार्केट्स के ऊपर, और ये जो चले जाए कच्ची आबादियों के अंदर जो खुलेआम मोबाइल बेचे जा रहे हैं वो कहां से आते हैं? वो जाहिर सी बात है मेरे बहन भाइयों का कहीं ना कहीं लूट का बाजार गर्म किया हुआ है। और मेरी सिर्फ और सिर्फ यही इस्तदा है कि अगर आप समझते हैं क्राइम को कंट्रोल करना है तो सिर्फ पुलिस इस तरह नहीं करेगी, जब तक ऑपरेशन नहीं करेगी, ग्रैंड ऑपरेशन करे और एजेंसीज के साथ मिलकर करे, 90% आप अपनी चीजों को कंट्रोल कर देंगे। दूसरी बात, हर जगह ये कहा जाता है कि जनाब कोई लूटते आता है आप उसको दे दें, भाई बिल्कुल दे दें, फिर भी जान ले लेते हो, फिर भी कीमती जाने ले लेते हो। किस तरीके से वीडियो देखे आते हैं, 2 मोटरसाइकिल पे आते हैं, एक आता है बड़े प्यार के साथ खाली पिस्टल दिखाता है, बाइक भी लेके चला जाता है, मोबाइल भी लेके चला जाता है, उसका पैसा भी लेके चला जाता है, और जाते जाते उसको गोली मार के उसकी कीमती जान भी लेके चला जाता है। तो बहुत शुक्रिया आपका शकील बेग साहब, वक्त की कमी है, आपसे गुफ्तगू हुई, बहुत शुक्रिया। और जनाब नदीम रजा साहब, बस क्लोजिंग पे हम बेग साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मुख्तसर कि आपने कोई पोर्टल बना हुआ आपके पास कि अगर आपका मोबाइल छिन जाता हो उसी फौरी तौर पर उस पोर्टल पर एंट्री कर दें, हुकूमत सिंध का को पुलिस का? क्या आप सीपीएलसी एक ले दे के रहता है कि जी फोन कर दें? नहीं, आपका पोर्टल होना चाहिए, हर आदमी के पास कंप्यूटर मौजूद है, हर आदमी के पास मोबाइल स्मार्टफोन मौजूद है, फौरी तौर पर वो EMI डाल दे उसका और वो रिपोर्ट कर दे। आपको थाने जाना पड़ता है, थाने में FIR कटवाने के पैसे देने पड़ते हैं। दूसरी बात कि अगर आप एक तो ग्रांड ऑपरेशन करें, छापे मारे सारे मोबाइल मार्केटों पर, मैं बताता हूँ कहाँ बिक रहे हैं, सरीना पर बिक रहे हैं, मोती महल पर बिक रहे हैं, नीपा पर बिक रहे हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बिक रहे हैं, लियारी में बिक रहे हैं, कोरंगी में बिक रहे हैं, लांडी में बिक रहे हैं, कैदाबाद पर बिक रहे हैं। जाए वहाँ का जाकर पकड़ें और वहाँ पर रेगुलर उसको पाबंद करें मोबाइल बेचने वाले को कि जितने भी उसके पास मोबाइल हैं उनके EMI की लिस्ट थाने में जमा कराए और उसको जाकर चेक करें थानेदार, तो वो ये मामला रुक सकता है। लेकिन फिर मैं वो कहूँगा कि विल नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, खुद करा रहे हैं, इसलिए ये काम नहीं करेंगे। नदीम साहब, आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि ये मोबाइल की इंश्योरेंस वगैरह नहीं हो सकती? मोबाइल की इंश्योरेंस हो सकती है, लेकिन शहरियों को ये एक टेंशन खत्म हो जाए कि भाई मोबाइल इंश्योर करा दो। इंश्योरेंस में मसला ये है कि रिस्क फैक्टर जो है ना वो काउंट किया जाता है, प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हो तो सकता है ना, हो जब सकता है। आप लाइफ की इंश्योरेंस कर सकते हैं तो मोबाइल की इंश्योरेंस? सर आप बताइए ना कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मैं खुद इंश्योरेंस के शोबे से वाबस्ता रहा हूँ। अभी वजीर आला साहब ने कहा 1 लाख रुपए की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जो अभी हादसा हुआ। दूसरी बात यह कि जब पुलिस वाला मरता है तो आप उसे 1 करोड़ रुपए देते हैं शहीद का दर्जा देकर।
शहरी मरता है तो आप उसे कोई पैसे नहीं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नदीम मिर्जा साहब, उसको बहुत भी एक गुफ्तगू कोड देना थी। चाहिए। अख्तर साहब हमारा वक्त खत्म हो गया है, आखिरी कोई कमेंट? कमेंट ये कि अभी सुना है कि गवर्नर साहब को किसी ने कहा है कि खबरदार आप इस स्ट्रीट क्राइम पे कोई बात ना करें, आपका मैटर नहीं है। मैं दरख्वास्त करता हूँ जिसने ये बयान दिया उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, वो क्रिमिनल के पीछे तो नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।